बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़ अभी ऑलमोस्ट रात के कोई 1 बज रहा है। मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो रिक्वेस्ट आई कि हार्ट पैथोलॉजी जो है ना इसके ऊपर वीडियो बना दें, कि क्योंकि ये एक आई थिंक ब्लड वेसल्स और के ऊपर ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो हार्ट रह गया था वो उसमें था कि ये बहुत ज़्यादा एक दफ़ा बना दें वीडियो। मैंने कहा चले कोशिश करता हूँ मैं अभी ये एक रफ सी डायग्राम बनाई है, इसको हार्ट समझ लें, इसको लंग समझ लें। ब्लू वाला हमारे पास जो है ना वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है? और यहाँ पे रेड वाला लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना हमारे पास फिर वो सारे का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, ठीक है? एक से सिर्फ मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है ताकि एक हम ना इसके जल्दी-जल्दी छोटे वक़्त में ज़्यादा कवर कर सकें। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, आपको कोई भी इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सारा हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके बारे में जब भी पूछेगा आपने कहना है कि ये कंडीशन है हार्ट इज़ अनएबल टू पंप ब्लड एट द रिक्वायर्ड रेट टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द बॉडी और द टिश्यू, ठीक है? मतलब कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में नाम ही काम है कि दिल अपना काम फेल हो चुका है अपने कामों में। तो हमारे पास दिल की वो कैपेसिटी कि वो अपनी बॉडी को हार्ट उनकी डिमांड के मुताबिक ब्लड प्रोवाइड करने में नाकाम रहा है, इसे हम कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब इसकी टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होती है लेफ्ट साइडेड हमारे पास, ठीक है, हार्ट फेलियर। एक हमारे पास होती है जी यहाँ पे राइट साइडेड हार्ट फेलियर। फिर हमारे पास कुछ हाई आउटपुट भी होते हैं, कुछ हमारे पास बाई वेंट्रिकुलर भी हार्ट फेलियर होते हैं, वो हम देख लेंगे आगे। सबसे पहले लेफ्ट हार्ट फेलियर की बात करते हैं। ये वाला जो हार्ट है ना, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है हमारे पास लेफ्ट हार्ट। एक मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है, अगेन बता रहा हूँ, इस तरह एग्जाम ने बताया सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये इस तरह का दिल बनाया, वो इस तरह का नहीं होता, ठीक है? ताकि आपके पास लंग्स और हार्ट मिल जाना थे, ठीक है? ये कह रहा है कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो है ना, ये सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट कॉमन जो है ना हमारे पास हार्ट फेलियर में होता है। इसको हम नंबर सेकंड पे कहते हैं फॉरवर्ड। इसको हमने दूसरा नाम दिया है फॉरवर्ड फेलियर का, ठीक है? क्यों? क्योंकि इसने आगे से फॉरवर्ड करना है सारे का सारा ब्लड पूरी बॉडी के अंदर। तो जब ये आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर पाएगा अयोटा के ज़रिए, ये हमारे पास होगी ना अयोटा, जिससे हमारे पास सारा का सारा रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने रेड से शो कर रहा हूँ, ठीक है? तो जितना भी आपके पास ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे पूरी बॉडी में नहीं जाएगा, फॉरवर्ड नहीं होगा। इस वजह से हम कहते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमन है, और इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड हार्ट फेलियर का, ठीक? अब इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास मोस्टली जो है ना वो ये जो वेंट्रिकल है ना, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब जो इसने एंड पे बचा देना होता है कंट्रैक्शन के बाद वॉल्यूम, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो ये अपनी साइज में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है, और मोस्टली वॉल्यूम यहीं पे रह जाएगा और ये आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से। अब वजह क्या हो सकती है? हो सकता है इसको कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है वो हमारे पास हाइपरटेंशन का मरीज़ हो, या फिर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है उस बंदे को, या फिर कह रहे हैं कि अयोटिक या माइट्रल वाल्व, ठीक है? यहाँ पे जो होता है ना लेफ्ट साइड के ऊपर आपको कौन से वाल्व मिलते हैं? राइट के ऊपर ट्राइकस्पिड होती हैं, यहाँ पे बाइकस्पिड या इसका दूसरा नाम होता है माइट्रल वाल्व, और यहाँ पे जो अयोटा के होते हैं इसके हम कहते हैं अयोटिक, और यहाँ पे जो होता है वो हमारे पास पल्मोनरी वाल्व होते हैं। तो अयोटिक और हमारे पास ये माइट्रल या बाइकस्पिड वाल्व के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है, ठीक है? या फिर हमारे पास कुछ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, या फिर उसके बाद नॉन इस्कीमिक भी कुछ जिस तरह कुछ है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकती है, ठीक है? पैथोजेनेसिस में यही कह रहा है कि हमारे पास डिक्रीज वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, ये जो वेंट्रिकल है ना ये अपनी कंट्रैक्शन जो है ना वो पूरी तरह से नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आगे फॉरवर्ड नहीं हो पा रहा ब्लड। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ लोगों को ना हाइपरटेंशन होता है ना, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक, उसके अंदर क्या होता है यहाँ पे इसकी वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। वो इतना हाई ड्यू टू हाइपरटेंशन, सेकेंडरी टू दी हाइपरटेंशन, इस वेंट्रिकल की सारी की हाइपरट्रॉफी हो गई है, और हमारे पास ये या फिर उसको रिस्ट्रिक्टिव कोई कार्डियोमायोपैथी हो गई, या फिर हमारे पास वॉल्यूम जो है ना वो ओवरलोड हो गया। जिस तरह अगर कोई किडनी रीनल फेलियर का पेशेंट है तो उसके यूरिन नहीं निकल रहा, तो उसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। तो वही ओवरलोड फ्लूइड उसकी सर्कुलेशन में ही है, तो इसने वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड होने की एक बड़ी वजह होती है, ठीक है? अब आपको मॉर्फोलॉजी जब पूछेंगे तो आपने बताया सर इसके अंदर जो है ना हमारे पास हाइपरट्रोफाइड डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल, और हमारे पास
द इनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। एक तो सबसे पहले आपका लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज होगा। जब ये लंबे अरसे तक इनलार्ज रहेगा तो एक वक्त आएगा ये हमारे पास एट्रियम भी जो है ना इसका साथ के साथ ही इनलार्ज हो जाएगा लेफ्ट साइड वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ पे भी फिर वो पुलिंग कहीं ना कहीं होना शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे हो सकता है। दो मार्फोलॉजी के अंदर आपने ये बातें लिखनी है, माइनर से टॉपिक है, कोई इतना नहीं है। फिर वो कह रहा है हमारे पास कुछ ना पल्मोनरी, ज़ाहिर बात है जब यहाँ से आगे ब्लड नहीं जाएगा तो जो ब्लड किधर है, यहाँ से जमा होता 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 यहाँ पे ही जमा हो रहा है ये वेसल्स के अंदर। तो एट दी एंड लंग्स के लेवल के ऊपर भी आपको फिर जो पुराने मरीज होते हैं ना कार्डिक के, उनको वो कहते हैं कि लंग्स के लेवल के ऊपर भी ना इवन मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं हैवी वेट लंग होते हैं, उनको खांसी बहुत ज़्यादा है, की वजह क्या है, फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है और उनके बलगम मतलब वो थूक बार बार करेंगे, सारे का सारा फ्लूइड अब लंग्स के थ्रू जो है ना वो आपको होगा, ठीक है। अब जब लंग्स के अंदर वो कहते हैं फेफड़ों में पानी पड़ गया, तो जब लंग्स के अंदर पानी पड़ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर की वजह से, तो इसके अंदर सबसे पहले वो कंडीशन क्या क्या आएगी। एक तो वो कहेगा हमारे पास आएगा डिस्निया के साथ, ठीक है, उसको सांस लेने में बड़ा मसला है क्योंकि यहाँ पे आपका फ्लूइड सारे का सारा अब आ गया, तो सांस लेने में बड़ा मसला है। तो मैंने लाइव पेशेंट देखे हुए हैं कार्डिक पेशेंट के, उनको रेस्क्यू भी किया हुआ है, लेकिन उनके अंदर ये मसाइल थे, और साथ में अगर किडनी का मसला भी हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक तो डिस्निया का मसला होगा, आर्थोपेनिया, ठीक है। आर्थोपेनिया का तो जो ही वो बैठे हुए हैं ना तो ठीक है, लेकिन जो ही लेटने लगते हैं ना तो उनको फिर सांस वास हाय हाय करते करते फिर उठ जाते हैं, ठीक है। फिर वो कह रहा है हमारे पास पर ऑक्सीजनल नॉक्चुरल डिस्निया, मतलब रात के वक्त भी उनको जो है ना ये ज़्यादा मसाइल और ज़्यादा हो जाते हैं जब वो ना सोने की कंडीशन में होते हैं। साइन क्या है, वो यही कह रहा है कि हमारे पास जो है ना वो हार्ट साउंड हम इसकी सुनती हैं, बाकी क्रैकर्स इन जब आप उसकी ना स्टेथोस्कोप लगाते हैं आपको क्रैकर्स, जिस तरह क्रैक क्रैक की आवाज़ नहीं आती पापड़ खाने पे, बिल्कुल वैसे ही आपको जो है ना वो आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। बाकी वो कह रहा है इवन ये वाला जो ओवरलोड है सेरिब्रल है ऊपर दिमाग के ऊपर भी जाके अटैक कर सकता है, और सेरिब्रल हमारे पास एडीमा वगैरह हाइपोक्सिया और उसकी सारी की सारी सिम्टम्स आ जाएंगी, इवन बंदा कोमे में चला, ठीक है। तो मेन कंडीशन मैंने क्या बताई है, क्रोनरी हार्ट फेलियर की सबसे बड़ी जो है ना वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास क्या पल्मोनरी एडीमा, मतलब लंग्स को इसने सबसे ज़्यादा अफेक्ट करना है। तो पल्मोनरी एडीमा आपने बता देंगे तो एग्जामिनर बड़ा खुश हो जाता है। ये था इसके ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा इनको कर रहा था, ठीक है। एल्व्यूलर में एडीमा, कार्डियो में गैली साथ होगी, एल्व्यूलर एडीमा हो गया, साथ में डायलेटेड हो गया, ठीक है। वेसल्स भी, ये सारी वेसल फूल जाएंगी, जाहिर बात है जब यहाँ पे सारा फ्लूइड रह जाएगा तो ये सारी की सारी वेसल हमारे पास फूल जाएंगी, साथ में हमारे पास प्लूरल एफिलियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी वो कह रहा है हमारे पास जो है ना वो राइट साइडेड हार्ट फेलियर की बात कर रहा है अब, ठीक। अगर किसी को लेफ्ट साइड की समझ नहीं है तो बता दें मुझे भी, ठीक। अब राइट साइड के ऊपर हम आ जाते हैं जनाब, मतलब अब इसके अंदर जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब मैं कहता हूँ हम यही ने हमने पढ़ा था ना उसके अंदर एनाटॉमी के अंदर, यहाँ पे जो है ना सुपीरियर वेना के बाद इन्फीरियर वेना के बाद ये राइट एट्रियम में, फिर मतलब सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड, उसको मैं ब्लू से बना रहा हूँ कि इसके अभी जाके लंग्स में जाना है, लंग्स से इसकी ऑक्सीजनेशन होनी है, ऑक्सीजनेशन होने के बाद फिर ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा था, यही था हमारे पास। अब इसको हम कहेंगे राइट वाले को बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड फेलियर। इसको हमने कहा था कि फॉरवर्ड फेलियर है ये लेफ्ट वाले को, लेकिन राइट वाले को हम कहेंगे ये हमारे पास है बैकवर्ड फेलियर। कैसे होता है अभी हम देखते हैं क्या होता है। जो हमारे पास हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड फ्रॉम वीनस सिस्टम टू दी लंग्स एंड ब्लड अकामुलेट इन दी वीनस सिस्टम, मतलब जितना भी पीछे वीनस सिस्टम है ना, ठीक है, सुपीरियर वेना के वाइन मीन के नहीं होगा, ठीक है, वहाँ से अगर या तो ब्लड नहीं आ पा रहा, या अगर ब्लड आ रहा है तो वो आगे जो है ना वो पुल नहीं हो पा रहा, तो पीछे पीछे ही सारे का सारा जो है ना रह गया, जिसे हम कहते हैं बैकवर्ड हमारे पास फेलियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट कॉमनली जो है ना वो लेफ्ट साइडेड हार्ट में हो गया ना अच्छा, यहाँ पे क्या वजह क्या क्या हो सकती है, या तो उसकी सिस्टोलिक जो है ना डिसफंक्शन है, या डायस्टोलिक, मतलब सिस्टोलिक कंट्रैक्शन और डायस्टोलिक हमारे पास डायलेशन। तो कंट्रैक्शन और डायलेशन दोनों के अंदर हमारे पास फ़र्क दिख जा सकता है, इसके अंदर हो सकता है, या फिर इंक्रीज्ड आफ्टर लोड। प्री लोड क्या था, जो दिल में आ रहा है, आफ्टर लोड जो दिल को छोड़ के जा रहा है, इन सिंपल वर्ड, तो उनकी अगर इन्हांसमेंट होगी तो इसके अंदर भी हो सकता है। साथ में कह रहे हैं कि लीवर और पोर्टल, जाहिर बात है हमारे पास वो जितना भी नीचे सिस्टम रहता है वो हमारे पास सबसे पहले इधर करके हमारे पास लीवर होता है, ठीक है। लीवर में वो पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन वो सारी मिल के जो है ना एक हमारे पास इन्फीरियर वेना का बना के, और फिर इसके ऊपर आके इन्फीरियर वेना के ऊपर जो राइट एट्रियम में बना, तो यहाँ पे कोई लीवर के अंदर कहीं ना कहीं मसला चल रहा होगा,
पोर्टल सिस्टम के अंदर, ठीक है। कंजेस्टिव हेपेटोमेगैलोपैथी हो सकती है। तो ये सारी मतलब बैकवर्ड, दिल से पीछे पीछे सारा काम हो रहा है, इसी वजह से हमने राइट साइड को बैकवर्ड फ्लो का नाम दिया हुआ, ठीक है। और इसके अंदर उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ नटमग लीवर, ठीक है। इस नटमग लीवर में क्या होता है, हमारे पास हो सकता है कि सेंट्रीडोबुलर हेमोरेजिक नेक्रोसिस अगर साइनोसाइड्स के अंदर हमारे पास कुछ हो गए हैं तो इसकी वजह से, या पेनफुल हिपेटोमेगैली है, एसाइटिस है, वो कहते हैं ना पेट में पानी पड़ गया, तो इसकी लीवर फेलियर, उसको कोई हेपेटाइटिस वगैरह हो सकता है, ठीक है, जिसकी या सिरोसिस होता है, जिस तरह डॉक्टर अफान कैसर की आपने वीडियोस देखी होंगी, वो लीवर के ऊपर बड़ी बात करता है, तो वो इनके अंदर फिर वो हार्ट फेलियर एट दी एंड जाके हो जाते हैं ना, वो होता है। ठीक, ये हमारे पास, अब हमारे पास नेक्स्ट उसने बात की हुई है अच्छा, इसके अंदर पेशेंट किस तरह आएगा जब उसका वीनस रिटर्न नहीं जा रहा दिल की तरफ, तो वो पिटिंग एडीमा के साथ आपके साथ, मतलब उसके आप पाँव देखेंगे तो प्रॉपर वो सूजे हुए नज़र आएंगे, हाथ देखेंगे तो वहाँ पे आपको सोजिश नज़र आ जाएगी, तो फिर मतलब यही है कि उसको दिल के अंदर कहीं ना मसला चल रहा है, और वीनस सिस्टम के अंदर मतलब बैकवर्ड फ्लो या राइट साइडेड हार्ट फेलियर करता है। ये मैंने राइट और लेफ्ट के अंदर एक मोटी सी बात बता दी है 10 मिनट के अंदर, होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया हो गया उन्हें। नेक्स्ट इसने एक जो टॉपिक लिखा हुआ है ना, अब हम जल्दी से स्पीड पकड़ेंगे थोड़ी सी, ताकि हमारे पास टाइम कम है, तो हमने जल्दी से करना है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ क्या होता है? ये बेसिकली इम्बैलेंस है बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड एंड सप्लाई टू द कोरोनरी आर्टरी। देखो, ये आपका है ना दिल, ठीक है, एक रफ सा बना रहा हूँ समझाने के लिए, ये बनाना आना, ठीक है। इसकी एक राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, एक हमारे पास लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, आगे हम ब्रांचेस की पढ़ेंगे। अगर इस कोरोनरी आर्टरी का मतलब जिसने दिल की वाल को सप्लाई करना है, उसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। अगर इसको सप्लाई करने वाली ही पाइपलाइन खराब है दिल को, तो दिल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वो नहीं पूरी हो पाएगी, जिसकी वजह दिल का इस्कीमिया होगा, इसे हम कहेंगे इस्कीमिक हार्ट डिजीज। बस इतनी है। हो सकता है जो वो लोग जो है ना फैमिली हिस्ट्री में चल रहा था, तंबाकू का ज़्यादा शिकार हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो, या फिर जिसकी लिपिड प्रोफाइल जो है ना वो डिसफंक्शन हो, तो उसके अंदर मोस्टली जो है ना हमारे पास दिख जाता है। अब उसने कहा हुआ कि हमारे पास वो लोग जो एलडीएल बहुत ज़्यादा लेते हैं, और एचडीएल मतलब एचडीएल जो है ना वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसकी कमी हो जाए और एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये गंदा कोलेस्ट्रॉल है, इसका लेवल ज़्यादा हो जाए और इसका लेवल कम हो जाए, तो इसके अंदर मोस्टली जो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज, मतलब वो ये जो गंदा कोलेस्ट्रॉल जो अफान कैसर कहता है कि वेसल में फंस जाता है, यही होता है ना कि वो फिर एलडीएल जाके यहाँ पे फंस जाएगा आपकी वेसल में, और ये जो है ना आगे खून को ब्लॉक करेगा, जब ये नालियाँ ब्लॉक होंगी आपकी यहाँ पे, तो दिल को बेचारे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और वो हमारे पास स्कीमिया में चला जाएगा। इतनी सी बात है। फिर उसने कहा हुआ है हमारे पास एंजाइना पेक्टोरस की। अच्छा, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को ना उसने आगे डिवाइड कर दिया है। ओहो यार, मेरा डिस्टर्ब ही ना हल्ला के गुजारा करना यार अभी। अच्छा, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को ना उसने आगे डिवाइड कर दिया है फर्दर क्लासिफिकेशन के अंदर। तो क्या है उसके अंदर, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, इसको उसने डिवाइड किया हुआ है। एक हमारे पास होता है एंजाइना पेक्टोरस, ये क्या होता है आपको बताते हैं अब। नंबर सेकंड पे उसने क्या है कि हमारे पास क्रोनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, कोई पुराना है, ठीक। फिर हमारे पास हमारे पास क्या होती है सडन कार्डिक डेथ, लास्ट बट नॉट लीस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इन सबको हम जल्दी जल्दी जो है ना वो हम आप देखते हैं। एंजाइना पेक्टोरस क्या है? ट्रांजिएंट कार्डिक इस्कीमिया विदाउट सेल डेथ, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, उसको सबस्टर्नल चेस्ट पेन होती है, मतलब अचानक से जो है ना वो उसको वो कहेगा मेरे ना छाती में बड़े डॉक्टर साहब दर्द हो रही है, तो उसको चेस्ट पेन होगी। चेस्ट पेन की बड़ी वजह क्या है हमारे पास? कार्डिक इस्कीमिया, ठीक है। दिल को जो है ना वो ऑक्सीजन जो है ना वो कम मिली है, वजह क्या है? अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास अभी सेल डेथ नहीं होती, ठीक है। दिल को अगर दोबारा हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दें तो वो दोबारा चलना शुरू कर देता है। थोड़े टाइम के लिए चेस्ट पेन हुई है, वजह क्या हुई है? उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, जब ऑक्सीजन मिलेगी तो वो दोबारा चल जाएगा, तो मतलब यहाँ पे सेल डेथ नहीं हुई, इसे हम कहेंगे एंजाइना पेक्टोरस, ठीक है। अब एंजाइना की आपने ना फार्माकोलॉजी के अंदर टाइप्स पढ़ी थी, और मैंने बड़े मुझे अभी तक याद है मैंने पढ़ाई थी। एक हमारे पास होता है स्टेबल एंजाइना, ठीक है, एक हमारे पास होता है प्रिजमेंटल एंजाइना, ठीक है, और एक हमारे पास होता है अनस्टेबल एंजाइना, और इनके अंदर हमने जो है ना ड्रग्स भी सारी देखी थी यहाँ पे, अब फार्माकोलॉजी हमारा सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, जो स्टेबल एंजाइना था ना, इसको हम कहते हैं टिपिकल एंजाइना, और इसके अंदर जो है ना वो कोरोनरी आर्टरी की स्टीनोसिस मोस्टली कहते हैं हमारे पास 75% होती है, बाकी और इसके अंदर कुछ नहीं होता। एसटी सेगमेंट जो है ना इसके अंदर हमने देखा था कि एलिवेट था। इतनी सी बात बता देंगे, वजह क्या है? सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया हुआ। प्रिजमेंटल में क्या था हमारे पास? जो रेस्ट के अंदर हमारे पास
एपिसोडिक एंजाइना है, मतलब एक दफ़ा हुआ फिर रुक गया फिर एक, ये एपिसोडिक प्रिजमेंटल होता है। और इसके अंदर क्या होता है, रेस्ट के अंदर जो है ना वो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी जो है ना वो हमारे पास स्पैज़म कर जाती है, मतलब अकड़ाव आ जाता है उनके अंदर, सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, इसी में वो देखेंगे आपको यहाँ पे एसटी सेगमेंट एलिवेट मिलेगा। फिर अनस्टेबल में वो कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रीसेंडो एंजाइना। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंट बाउट ऑफ चेस्ट पेन एट रेस्ट और विद मिनिमल एक्सरसाइज। मतलब स्टेबल एंजाइना में ये था कि जब वो एक्सरसाइज सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ता है ना, तो तब उसको जो है यहाँ पे क्या है, इवन वो रेस्ट में हो या फिर वो एक्सरसाइज भी करे, ठीक है, तो उसको जो है ना ये हमारे पास चेस्ट पेन उसको लाजमी होती रहती है। मल्टी वेसल क्रोनरी आर्टरी स्टीनोसिस होगी, साथ में वो कह रहे हैं कि जब वो स्टीनोस होगी तो वहाँ पे प्लेग गंदा सा बन जाएगा, ठीक है, लोथड़ा, और वो इवन लोथड़ा जो है ना एंड पे थ्रोम्बस, और थ्रोम्बस अगर डिसलॉज होगा तो एम्बोलस, और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इतनी सी बात है। फिर हमारे पास है क्रोनिक हार्ट इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हु डेवलप प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर एंड कॉन्सिक्वेंसेज इस्कीमिक मायोकार्डियल। ठीक है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली जो है ना वो पुराना कोई काम चल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है वो चेस्ट पेन फिर होना शुरू हो गया, मायोकार्डियल डैमेज हो गया। ठीक है, मायोकार्डियल जो है ना वो हमारे पास कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना वो टिश्यू जब इस्कीमिया होता है, कुछ नए टिश्यू आ जाते हैं। अब वो जो नए टिश्यू आए हैं वो कंट्रैक्टाइल नेचर के नहीं होते, ठीक है, जिन्होंने रिप्लेस किया है पुराने टिश्यू को, वो अब कंट्रैक्टाइल नेचर की नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास दिल जो है ना वो अपना वर्क सही से कर नहीं पाता, और वो कह रहा है कि हमारे पास उसको एंजाइना के अटैक, मतलब उसके अंदर चेस्ट पेन आ जाती है। इसमें हिस्ट्री बंदे की लंबी होगी। इन लार्ज एंड हैवी हार्ट इसकी बड़ी निशानी है। ठीक है, एक तो हार्ट जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, और हमारे पास हैवी हैवी जो है ना वो होगा, नॉर्मल साइज से बड़ा, जब आप एक्सरे करवाती हैं ना पता चल जाता है इसका। फिर वो कह रहा है डायलिटेशन होगी, और मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी होगी, सब एंडोकार्डियल वेस्कुलेशन स्कार्स होगी, और उसके साथ बता, फिर हमारे पास है सडन इस्कीमिक जो है ना वो डेथ, जिसे हम कहते हैं SCD, सडन इस्कीमिक डेथ में वगैरह हमारे पास अनएक्सपेक्टेड डेथ फ्रॉम दी कार्डिक विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो इसे हम कहेंगे, मतलब उसको पहले कभी मसला नहीं हुआ लेकिन अचानक से उसको मसला हुआ और वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इसे हम कहेंगे सडन इस्कीमिक हार्ट डिजीज। अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, मैकेनिज्म में कह रहा है कि लीथल एरिथमिया, मतलब एक तो दिल फड़फड़ाने लग जाएगा, इरेगुलर उसकी हार्ट बीट उसके अंदर इसकी बड़ी निशानी है। ठीक है, वो कहेगा मुझे मेरी दिल की आवाज़ कानों तक आ रही है, इतना एरिथमिया हो जाता है। ठीक, साथ में जो वेंट्रिकल है ना उसकी फिब्रिलेशन हो जाती है, और हमारे पास ये सारे वजह के इसमें कह रहा है कि अयोटिक वाल जो है ना, जब इतनी तेज़ एरिथमिया होगा तो हमारा जो इस यहाँ पे दिल का अयोटिक वाल है ये हमारे पास एक तो प्रोलैप्स कर देगा, माइट्रल वाल जो था बाइकस्पिड वाल ये हमारे पास प्रोलैप्स कर देगा, पल्मोनरी जो है ना मतलब लंग्स के अंदर सारे का सारा एडीमा आ जाएगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी, कार्डिक कंडक्शन जो है ना वो सिस्टम सारे का सारा तबाह हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। और वहाँ पे कह रहा है कि वो आपको मार्क्ड एथेरोस्क्लेरोसिस थ्रोमा बनेंगे, मतलब वो ना घी वगैरह बहुत खाता होगा, उसकी हिस्ट्री में यही होगा। बाकी हमारे पास है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब MI को बताने की कोई ज़रूरत है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन लोकलाइज्ड एरिया ऑफ कार्डिक मसल नेक्रोसिस ड्यू टू इस्कीमिया, एक ख़ास एरिया जो है ना वो दिल का, वो जो है ना वो हमारे पास इस्कीमिया हो गया है तो इसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहेंगे। ठीक है, उसका वो नेक्रोसिस हुई और एडीमा हो गया। अब ये कहते हैं कि ये मैन के अंदर ज़्यादा होता है, और इवन सिगरेट जो है ना वो बूढ़े लोगों में, वुमेन आर प्रोटेक्टेड रिप्रोडक्टिव एजेस एंड पोस्ट मैनेजमेंट। ठीक, वुमेन जो होती है ना वो कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव एजेस में मोस्टली उनको हार्ट अटैक नहीं होता। कभी आपने सुना किसी खतून को दिल का अटैक हुआ है और वो जवानी के अंदर हुआ हो? मेरे ख्याल में मैंने बहुत ही कोई कम सुना होगा। हाँ, लेकिन जो होती है ना पोस्ट मेनोपॉज़ल 45 साल से ऊपर वाले, उनको मैंने लाज़मी सुना है, लेकिन जवान खातून को बहुत कम आपने सुना होगा। लेकिन जवान बंदे को लाज़मी सुना होगा, हाँ, वो अजे ओदी शादी भी नहीं हुई थी तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ठीक है? तो मेल जो है ना वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपर कोलेस्टेरोलिया, ओबेसिटी, ये सारे के सारे क्लिनिकल फैक्टर मिल के हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन करवा देते हैं। फिर वो कह रहे हैं हमारे पास टाइप्स क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, वो थोड़ी-सी हम देख लेते हैं। टाइप्स में वो कह रहे हैं हमारे पास होता है ट्रांसम्यूरल या सब एंडोकार्डियल, इसकी 2 टाइप्स होती हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन की। एक हमारे पास होती है ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन, ठीक है, मायोकार्डियल। एक हमारे पास होती है सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, ट्रांसम्यूरल में क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। इसके अंदर बेसिकली क्यू वेव जो है ना वो आपको ECG अभी करवाती है, अगर आपको क्यू वेव मिल रही है। होता क्या है, मायोकार्डियम दिल की जो है ना सेकंड लेयर, ठीक है, मायोकार्डियम जिसे हम कहते हैं मसल वाली,
जिसके अंदर हमारे पास कार्डिक मसल होती हैं, वो मोस्टली जो है ना इन्वॉल्व होती है, उसकी पूरी की पूरी थिकनेस हो जाती है। जब मायोकार्डियम अंदर से सारी थिक हो जाएगी तो वो दिल के ऊपर असर करेगी, इसके अंदर ट्रांसम्यूरल मतलब मसल के जो है ना वो लेयर उसमें। जबकि सब एंडोकार्डियल लेस कॉमन है, इन्वॉल्व इनर थर्ड ऑफ द मायोकार्डियम, और यहाँ पे कह रहा है क्यू वेव यहाँ पे आपको नहीं मिलती, यहाँ पे आपको क्यू वेव मिल जाती। इतनी सी बात बता दो काफ़ी है। पैथोजेनेसिस में वो ये कह रहा है कि हमारे पास कोई एरिथमेटिक प्लेक आ जाएगा, ठीक है, साथ में थ्रोम्बोक्सिन A2 और प्लेटलेट फैक्टर्स जो है ना वो सारे के सारे मिलके एग्रीगेट कर, ठीक है। प्लेटलेट की एग्रीगेशन जो है ना ये बड़ा काम खराब करती है, एबनॉर्मल प्लेटलेट की एग्रीगेशन। जहाँ पे प्लेटलेट की एग्रीगेशन होगी वैसे कहते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या करवाएगी ये वेस्कुलर जो है ना वो हमारे पास वेजोस्पाज्म करवा देगी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास वो कह रहा है बाकी कोगुलेशन नेक्रोसिस हो जाती है एंड बस यही चीज़। बाकी उससे चेस्ट पेन तो वो आप खुद भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास जनाब आप ओपीडी में बैठे हुए हैं, बल्कि सीसीयू में बैठे हुए, ओपीडी में तो नहीं कह रहा था कार्डिक पेशेंट, सीसीयू में बैठे हुए हैं इमरजेंसी में, ठीक है। तो आपके पास पेशेंट है, आपने क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देखेंगे, आया वाकई उसको हार्ट का मसला है या कोई और मसला है। देखो आपने 3 चीज़ें करवानी है। आपके मार्कर्स कुछ होते हैं एक हमारे पास है CK-MB, ठीक है, MB याद रखना है, ठीक है, MB। एक होता है CK-MM, वो नहीं, CK-MB, बी वाला आएगा। फिर आपने ट्रोपोनिन I एंड टी, और ये सबसे मोस्ट सेंसिटिव, अगर कोई पूछे कि इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा, तो वो हमारे पास ट्रोपोनिन आई और टी हमारे पास होगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट लैक्टेट डिहाइड्रोजन LDH। ये 3 चीज़ें एक अच्छे डॉक्टर को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जब आप उसकी जो है ना वो ब्लड सैंपल लेंगे तो एलिवेटेड लेवल आप देखेंगे, ठीक है, कितनी देर में आया, फिर आप यहाँ पे देखेंगे उसकी पीक कितनी आई है, ठीक है, फिर आप देखेंगे रिटर्न टू दी नॉर्मल, ठीक है, कितनी देर बाद वो रिटर्न हुआ है, ठीक है। अब देखो CK-MB जो है ना जो एलिवेशन इसकी है वो हमारे पास 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर, मतलब अभी अगर किसी बंदे को, ये बंदा है ना इसको हार्ट अटैक हुआ है ना, तो 2 से 4 घंटे के बाद उसका CK-MB जब चेक करोगे तो वो एलिवेट होना शुरू हो जाएगा, और अगले 24 घंटे के अंदर जो है ना वो पीक पे होगा, हाईएस्ट लेवल के ऊपर, जिससे ऊपर नहीं जा सकता वो, ठीक है। तो ये एक माध्यम है। जबकि ट्रोपोनिन IOT देखेंगे तो ये भी आपको 2 से 4 घंटे के अंदर ही बढ़ता शुरू हो जाएगा, और ये हमारे पास 48 घंटे के अंदर, मतलब 2 दिनों के बाद आपको बहुत ज़्यादा रिवेट मिलेगा। जबकि ये जब देखोगे LDL लैक्टेट डिहाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो तो लैक्टिक एसिड कम्युलेट होती है ना, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजन वहीं से याद कर लो कि ये हमारे पास पूरा 1 दिन बाद एलिवेट होना शुरू होगा, और अगले 3 से 6 दिन के अंदर जाके कहीं पीक के ऊपर चले जाएगा। ये आपने वैल्यू, ये भी सेम है, ये सेम है, बाकी ये 24 है, इसको डबल कर दो 48, 48 से फिर 3 दिन पे ले जाओ 72 घंटे का, मतलब 72 घंटे के बाद 24 घंटे में शुरू हुआ, फिर 72 घंटे के अंदर जाके एलिवेशन हुई है, ठीक है। बाकी रिटर्न कब होगा, तो 72 से याद कर लो, यहीं से रिटर्न यहाँ पे ले आओ। 72 घंटे के बाद जो है ना CK-MB नॉर्मल पोजीशन पे आएगा, मतलब 3 दिनों के बाद इसने नॉर्मल पे आना। ट्रोपोनिन IOT जो है ना वो उसको 7 से 10 दिन लग जाते हैं, और इसको हमारे पास LDH को 8 से 14 दिन लग जाते हैं, मतलब 2 हफ्ते एटलीस्ट लग जाएंगे उसको आज वापस आते हुए। तो ये आपने वैल्यूज़ लाजमी याद रखनी है। तो इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रोपोनिन IOT जो है ना मोस्ट सेंसिटिव है, इससे हमें बहुत जल्द पता चल जाता है कि वाकई ही इसको कुछ दिल का मसला है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो एक मॉर्फोलॉजी का टेबल है, अगर वो आपने याद कर लिया तो आपके आधे MCQs हार्ट से जो है ना वो ठीक हो सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास है सर्वाइवल टाइम, माइक्रोस्कोपिक चेंजेस किए हैं, मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक चेंजेस किए हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्वाइवल टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं मैक्रोस्कोपिक चेंजेस, और यहाँ पे हम लिखते हैं माइक्रोस्कोपिक चेंजेस। अगर इन दोनों में से दोनों नहीं याद आते तो एक को जो कॉमन पॉइंट है वो याद कर लो, आप काफ़ी सर्वाइव कर जाओगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो सर्वाइवल टाइम जो है ना 0 से 30 मिनट, मतलब अब बंदा जो है ना वो हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद जो है ना वो कह रहा है कि 0 से 30 मिनट में आधा घंटा आपने लिख लिया, फिर आधे घंटे से आपने 4 घंटे, मतलब यूँ कहना है कि अब 4 बजे सुबह के जो है ना वो उसके अटैक हुआ, फिर मैंने यूँ याद किया वैसे एक आधे घंटे के अंदर अटैक हुआ, एक आधे घंटे से फिर 4 घंटे के अंदर अटैक हुआ, फिर सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक जो है ना 12 बजे की उसको रोटी खिलाई है। वो कहते हैं जट का दिमाग 12 बजे ख़राब हो जाता है, सॉरी अगर कोई जट सुन रहा है, लेकिन मैंने निमोनिक बनाया हुआ है, ठीक है। 4 से 12 जो है ना वो घंटे के अंदर, फिर 12 से आपने 24 घंटे के ऊपर जाना, ठीक है। 12 घंटे की आप पूरी ड्यूटी अगले 24 घंटे के ऊपर ले जाना। अब उसी 24 जो है ना, ठीक है, उसको आपने 2 से 4 दिन के अंदर ले जाना है, ठीक है। फिर 5 से 10 दिन के अंदर, 4 4 से 5 से 10,
ठीक है, 2 का डबल किया 4, 5 का डबल किया 10, फिर 10 से हमारे पास चला जाएगा 14 दिन पे, फिर हमारे पास 14 है ना, तो 2 हफ्ते हो गए। तो मैं फिर क्या था 2 वीक से 8 हफ्ते तक, 8th वीक तक, मतलब 2 माह तक। तो फिर हमारे पास मंथ के ऊपर कहानी चली जाती है। अच्छा, अब देखो 0 से 30 मिनट के अंदर आपको कोई भी मैक्रोस्कोपिक चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। 30 से 4 बजे तक भी सुबह के कोई आपको मैक्रोस्कोपिक चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। फिर यहाँ पे आपको जो 4 से 12 घंटे हैं ना, ठीक है, इसके अंदर आपको क्या मिलेगी? तो सबसे पहले आपने लिखना है सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक, जब जट का दिमाग ख़राब हुआ है तो वहाँ पे आपको डार्क मोटलिंग जो है ना वो नज़र आएगी। ठीक है, मतलब काले धब्बे यूँ कह लें, इन सिंपल वर्ड, दिल के ऊपर आपको काले धब्बे नज़र आ जाएंगे। अगर आपने कोई फोरेंसिक करवाना है, बंदे का, बंदा मर गया है, तो अगर आपने 12 घंटे के अंदर अंदर देखा दिल के ऊपर डार्क मोटलिंग है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो 12 घंटे के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास डार्क मोटलिंग आपको दिल के ऊपर नजर आएगी। फिर 12 से 24 मतलब अगले दिन तक जो है ना, वो आपको डार्क मोटलिंग मतलब काले बादल ही नज़र आते रहेंगे। फिर 2 से 4 दिन के अंदर अब ये काला जो है ना, काला शाह काला, ठीक है, मैंने याद है वो एक ब्लेड की मशहूरियत थी ना, मेरा काला टेट ब्लेड गोरे ऊपर ना करे, ठीक है, उसके ऊपर एक येलो सा होता था ना कवर, तो मैंने याद है यहाँ उसके ऊपर अब येलो जो है ना वो टैन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 2000, फिर 5 से 10 दिन तक वही येलो टैन रहेगा। ठीक है, येलो टैन, उसके जो है ना ये बहुत ज़्यादा हाइपरीमिक बॉर्डर होंगे। फिर 10 से 14 दिन जब होंगे तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब वो रेड ग्रे होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब ग्रे ग्रे अब 2 से 8 वीक तक वो प्रॉपर ग्रे वाइट होगा, और ये एमसीक्यूज लगा हुआ था ग्रे से वाइट, और मंथ के ऊपर जाके उसकी वो होगी फाइब्रोटिक स्कार, और वो इन्फेक्शन जो है ना रिप्लेस बाय वाइट पैचेज हो गया। ठीक है, इन्फेक्शन रिप्लेस्ड बाय वाइट पैचेज, अब बिल्कुल वाइट, ग्रे वाइट, और एंड पे बिल्कुल हमारे पास वाइट हो जाएगा, और हमारे पास नॉन कंटेक्टाइल एक स्कार सा छोटा सा बन जाएगा। बाकी वो तो इसका येलो अगर डार्क मोटलिंग का आ गया तो आपने 4 से 12 और 12 से 24 घंटे का अगर वक्त है तो डार्क मोटलिंग, 2 से 4 से 10 दिनों के अंदर येलो, 10 से 14 के अंदर रेड ग्रे, फिर ग्रे वाइट, और फिर एंड पे हमारे पास वाइट हो। तो ये हमारे पास होती हैं। अच्छा, बाकी एक एमसीक्यू था कि वेवी कहाँ पे आएंगे, तो वेवी मायोफाइबर जो है ना वो आपको ये 4 सुबह 4 बजे तक जो है ना वो वेव्स आना शुरू हो जाते हैं। तो वेवी फाइबर्स आपको यहाँ पे माइक्रोस्कोपी के लिए दिख जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा 0 से 30 मिनट के अंदर। फिर आपको वो कह रहा है कि अर्ली कंजेस्टिव नेक्रोसिस वगैरह मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, वो ज़ाहिर बात है डार्क मोटलिंग हुई है तो हमारे पास कुछ ना कुछ नेक्रोसिस यहाँ पे मिल जाएगी। फिर यहाँ पे कह रहा है कि कोआगुलेशन जो है ना वो हमारे पास ठीक है, ये हो गया ना, 4 से 12 तक हो गया। ठीक है, 12 से 24 में वो कह रहे हैं कॉन्ट्रेक्टाइल बैंड्स मिलेंगे, 12 से यहाँ तक 4 से 12 तक जो है ना वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है। इसका इसको तो काम करो, मैंने नेक्रोसिस होगी। फिर 12 से 24 तक वो कह रहे हैं हमारे पास कॉन्ट्रेक्टाइल जो है ना वो बैंड्स, आपको छोटे छोटे बैंड जो मसल के बैंड है ना वो नजर आएंगे। फिर 2 से 4 दिन के अंदर आपको कोआगुलेटिव जो है ना वो नेक्रोसिस, दिल के अंदर क्या थी, कोआगुलेटिव नेक्रोसिस थी ना, ठीक है, वो मिलेगी 2 से 4 दिन में। फिर उसके बाद आपको कह रहा है ग्रेनुलेशन मिल जाएगी, ग्रेनुलेशन के बाद कोलेजन की डेपोजिशन, और एंड पे आपको फाइब्रोटिक स्कार मिलेगा। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लाजमी याद कर लेना, साथ में इसका वेवी वाला याद कर लेना। कोआगुलेटिव नेक्रोसिस कहाँ पे मिली है, 2 से 4 दिन के अंदर आपको कोआगुलेटिव नेक्रोसिस मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस मायोकार्डियल इन्फेक्शन का टेबल, जो कि इंपॉर्टेंट था। ठीक है, फिर हमारी दफ़ा एक एमसीक्यू टीचर को बड़ा पसंद था कि दिल की हार्ट सप्लाई जो है ना वो बता, मतलब अनाटमी का क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करोनरी आर्टरी, हमने कहा कि 2 तरह की होती हैं, एक राइट करोनरी आर्टरी, एक लेफ्ट करोनरी आर्टरी। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये हमारे पास होगी राइट करोनरी आर्टरी। ठीक है, और ये हमारे पास होगी लेफ्ट करोनरी आर्टरी। तो लेफ्ट वाली है ना, इसके अंदर से एक आती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, तो इसकी पहली ब्रांच आपके पास हो जाएगी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, जो कि आपको ऑलमोस्ट 45% जो है ना सप्लाई करती है। लेफ्टी लोग, क्योंकि मैं भी लेफ्टी हूँ ना तो यही से याद कर लो कि इसने ज़्यादा काम करना है। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो है ना वो हमारे पास नंबर 1 पे होगी। नंबर 2 पे राइट करोनरी आर्टरी जो है ना वो हमारे पास 35% ये सप्लाई करती है। और फिर लेफ्ट की ही एक ब्रांच होती है लेफ्ट सरकमफ्लेक्स। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि लेफ्ट सरकमफ्लेक्स जो है ना वो हमारे पास 15%, 35% ये, 45 ये, और 15 ये, तो ऑलमोस्ट जो है ना वो कितना बन जाएगा,
90-95 बाकी छोटी मोटी आर्टरी करती हैं। अब अगर इन्फीरियर वाल का हो ना, अगर किसी को नहीं ना अभी भी समझ आई तो ये इस डायग्राम को जल्दी से देख लो। लेफ्ट करोनरी आर्टरी, लेफ्ट मार्जिनल, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आ रही, राइट के ऊपर राइट मार्जिन और राइट करोनरी आर्टरी। ये इतनी बताते हो कि ना एग्जामिनर को, प्लीज़ ये भूल जाती होती है, इसको बार बार देख लिया करना, ठीक है। लेफ्ट एंटीरियर वाली जो है ना वो लेफ्ट से आती है, जबकि हमारे पास बाकी मार्जिन और सर्कमफ्लेक्स एक पीछे से जाती है, वो लेफ्ट की एक ब्रांच होती है। तो इतना अगर आप याद कर रही है, लेफ्ट मेन करोनरी आर्टरी से हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आ रही है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ठीक है। तो इंटीरियर डिसेंडिंग और सर्कमफ्लेक्स को लाजमी आपने याद कर लेना है। तो अगर हमारे पास वो कह रहा है इन्फीरियर वाल का मायोकार्डियल हो गया ना, ठीक है, मतलब अगर आपके ये है ना, सपोज करें ये दिल है यार, कि मैं गंदा सा बना रहा हूँ बस इसको, ठीक है। वो कह रहा है अगर हमारे पास इन्फीरियर वाल का मायोकार्डियल हो गया ना, तो इसके अंदर मेनली कौन सी होगी, वो राइट करोनरी जो है ना, वो हमारे पास इन्फीरियर वाल, फॉर इन्फीरियर वाल हमारे पास राइट करोनरी जो है ना वो हमारे पास मोस्टली इन्वॉल्व है। लेकिन अगर एंटीरियर सेप्टल की अगर वो बात करें, ये सेप्टम वाले की, ठीक है, तो सेप्टल वाले की कौन सप्लाई कर रही है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। तो अगर सेप्टल की आ जाए मायोकार्डियम तो आपने लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग करनी है, अगर इंफीरियर वाल की आ जाए तो इंफीरियर वाल की राइट करती है। फिर एंटीरोलैटरल वाल जो है ना मायोकार्डियम की, तो वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होगी। एंटीरोलैटरल को जब 45% लेफ्ट वाली करती है तो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो है ना वो एंटीरोलैटरल को करेगी, जबकि पोस्टीरियर पीछे को हमारे पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग जो है ना वो हमारे पास सप्लाई करती है। तो बस ये एक बात थी, बस मैंने बतानी थी। बाकी इसके अलावा हाइपरटेंसिव कुछ हार्ट की डिजीज़ हैं जिसके अंदर वो कह रहा है कि कुछ लोगों में सिस्टेमिक और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है। सिस्टेमिक और पल्मोनरी जो है ना वो हाइपरटेंशन डिजीज होती है। इसके अंदर वो सिस्टेमिक हार्ट डिजीज में कह रहा है कि हमारे पास अगर बात आ जाए सिस्टेमिक, यहाँ पे बल्कि लिख ही देते हैं जल्दी से, अगर वो कह रहा है हमारे पास सिस्टेमिक हाइपरटेंसिव हो गया ना, तो सिस्टेमिक हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, तो इसके अंदर मोस्टली जो है ना लेफ्ट साइडेड जो है ना वो हाइपरटेंशन, ठीक है। अब लेफ्ट साइड कौन सी थी आपकी, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड सारे का सारा ब्लड आ रहा था, लेफ्ट साइड मोस्टली सिस्टमिक के साथ इन्वॉल्व है, क्योंकि इसने आगे एओर्टा के अंदर पूरे सिस्टम के अंदर लेके जाना ब्लड। अगर राइट की बात करेंगे तो वो हमारे पास पल्मोनरी है, क्योंकि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जा रहा है, तो पल्मोनरी यहाँ पे राइट पे, सिस्टमिक लेफ्ट पे। ये मैंने आपको बात बतानी थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको हम कार्पल भी है। फिर कंजेनिटल कुछ हार्ट डिजीज़ है वो हम देख लेते हैं, मतलब पैदाइशी तौर पे अब आपका जो है ना न्यू बेबी सा मासूम सा अल्लाह आपको भी प्यारा सा जो है ना वो बेटा दे बेटी दे, ठीक है। तो उसको क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं कंजेनिटल, मोस्ट कॉमन जो है ना वो चिल्ड्रन में क्या है कि बर्थ के ऊपर जो है ना प्रेजेंट होती हैं, या जो होती हैं ना बूढ़ी ख़वातीन जो लेट उम्र में जाकर शादी करती हैं, नहीं जी अभी तो हमारा कैरियर पे फोकस है, जब 35 की हो जाती है तब शादी करती हैं और फिर टपाटप और बच्चा पैदा हो गया, उनको मोस्टली जो है ना किलाइन फिल्टर, या वो कह लें ना क्या नाम था यार उसका, एम से शुरू होती है डिजीज़, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम जिसके अंदर ट्राइसोमी 21 आ जाता है उनके अंदर, तो वो मोस्टली जो है ना दिल के मसाइल के साथ बच्चे बच्चे पैदा होते हैं। कैरियर बना लो, ये बच्चा आपका इधर कैरियर उजड़ गया सारे का सारा, जिसके लिए बना रहे थे वो सारा उजड़ गया, ठीक है। अब आपने एम्ब्रियो के अंदर पढ़ा होगा एक टेराटोलॉजी ऑफ फेलॉट, ठीक है। तो इसका कभी कभार पूछ लेती हैं, तो इसके अंदर मैंने 4 चीज़ें याद की थी कि मतलब टेराटोलॉजी में मतलब 4 आपको प्रॉब्लम दिल के अंदर मिलेंगे। ये फिर मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं पूरा दिल वो इस तरह करके बनाता फिरूँ और इंटीरियर और यूँ करके यूँ यूँ यूँ, वो दिल बनाने का भी टाइम नहीं है। इसको देख लो आप गौर से, मैं यूँ ही याद किया करता है। एक तो आपका पल्मोनरी आउटफ्लो, ये वाला, इसकी ऑब्स्ट्रक्शन उस बंदे में मिलेगी। राइट वेंट्रिकुलर जो है ना इसकी हाइपरट्रॉफी आपको दिख जाएगी, ये वाला, इसकी आपको सारी की सारी हाइपरट्रॉफी दिख जाएगी। फिर वो कह रहा है कि ओवर राइडिंग अयोटा, ये जो अयोटा था ना, ठीक है, क्योंकि ये पीछे से वो घूम के आ रहा था ऊपर से, फिर वो नीचे एब्डोमिनल अयोटा में, तो इसकी जो कह रहा है ओवर राइडिंग जो है ना वो हमारे पास हो जाएगी। तो यहाँ से यानी यहीं से जो निकल रहा है ना इसका, इसकी आपने ओवर राइडिंग करवा देनी अयोटा के अंदर बोला। और फिर इसके दरमियान में जो वेंट्रिकुलर सेगमेंट है, तो ऊपर वाला एट्रियम था, नीचे वाला वेंट्रिकल, तो ये वेंट्रिकल जो सेप्टम है ना इसके अंदर फर्क है। यहाँ से शुरू करो, पल्मोनरी की स्टीनोसिस, सेप्टल डिफेक्ट, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, अयोटिक, तो ये 4 आपके पास टेराटोलॉजी ऑफ वायलेट हो गए। तो होपफुली इसके अंदर आपको मसला नहीं होगा। फिर वो कह रहे हैं कि दूसरी कंजेनिटल होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोजिशन हो जाती है ग्रेटर आर्टरीज की। तो ट्रांसपोजिशन क्या क्या मतलब है कि हमारे पास नॉर्मली जो है ना वो हमारे पास क्या था, नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर मैं ड्रा करूँ, यहाँ से अयोटा आता है, यहाँ से हमारे पास पल्मोनरी जो है ना वो सारे का सारा आता है,
ठीक है। तो अयोटा जो है ना वो कह रहा है अगर हमारे पास उल्टी ये काम हो जाए, ठीक है, अयोटा राइट साइड पे आ जाए और पल्मोनरी लेफ्ट साइड पे आ जाए, तो पूरा दिल ही उल्टो मैं अगर कर दूं, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज होती है। इसके अंदर बेसिकली फिर वो बच्चे को वही साइनोटिक जो है ना वो लियंस आपको प्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर सेप्टल डिफेक्ट्स होंगे और वो आप खुद भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। फिर वो कह रहा है कि ट्रंकस आर्टरियोसिस हो सकता है, जिसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास बुक के अंदर उसने लिखा हुआ है कि फेलियर टू डिवेल्प द डिवाइडिंग सेप्टम बिटवीन द अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब छोटा होता है ना बच्चा, तो उसके अंदर ये हमारे पास सपोज करें पल्मोनरी आर्टरी है ना, ठीक है, और ये अयोटा है, ठीक है। तो इसे साथ साथ दोनों होती हैं, इनके दरमियान जो है ना फिर जब बच्चा पैदा होता है ये सेप्टम आ जाता है। अगर वो सेप्टम ना डिवेलप हो तो ये इनके दरमियान में खला रह जाता है, अयोटा और पल्मोनरी आपस में मिक्स हो जाती हैं। इसे हम कहते हैं ट्रंकस आर्टरियोसिस, मतलब फेलियर टू डिवेल्प अ सेप्टम बिटवीन अयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। ये हमारे पास सेप्टम डिवेल्प नहीं होता, जिसकी वजह मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है। दिल ने जो काम किया उसका वो सारा यहाँ पे आकर मिक्स हो गया, क्या क्या फ़ायदा हुआ फिर वो, ठीक है। अब वो फिर भी कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होते हैं टोटल एना एनाबुलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न में वगैरह हमारे पास कंडीशन जिसके अंदर नो पल्मोनरी वेन डायरेक्टली ओपन इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो कोई भी हमारे पास जो है ना वो पल्मोनरी वेन जो दिल से जो है ना वो पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है ना वो लंग्स से, ठीक है, तो उसे पल्मोनरी वेन कहते हैं। वो कह रहा है कि कोई भी जो है ना वो हमारे पास अगर ओपन ना हो लेफ्ट एट्रियम में, ताज़ा खून ऑक्सीजनेटेड खून अगर कोई भी वो वेसल ओपन ना हो इसके अंदर, तो इसके अंदर कहते हैं टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। फिर लेफ्ट टू राइट शंट में कह रहा है कि माल फॉर्मेशन में ब्लड फ्रॉम दी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इंटर इनटू द राइट हो गया, ठीक है। हो सकता है ये जो इन दोनों के दरमियान है ना ये सेप्टम ये सीख डिवेल्प ना हुआ हो, तो अगर यहाँ पे वो कहते हैं दिल में सुराख है, तो क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड में मिक्सिंग हो जाएगी ऊपर। तो इसे हम कहते हैं राइट टू लेफ्ट शंट हो गया, लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट से सारे का सारा राइट में आ जाता है। फिर उसके अंदर हो सकता है या तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, उसने वो डिवाइड कर दिए हैं, वो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली जो है ना वो वेंट्रिकुलर वाला सेप्टल डिफेक्ट होता है, बाकी आप कहानी पढ़ेंगे तो वो एनाटमी वाली है, कोई मुश्किल नहीं है। फिर उसने लिखा हो कि पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के बारे में, इसमें अंदर बेसिकली क्या होता है कम्युनिकेशन बिटवीन दी आयोटिक, डायरेक्ट कम्युनिकेशन अगर हो जाए, ठीक है, यहाँ से अयोटा पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, यहाँ पे हमारे पास अयोटा जा रहा है, इनके दरमियान वो कह रहा है अगर कोई डायरेक्ट कोई ऐसी वेन आ गई है जो इसको डायरेक्ट कम्युनिकेट करवा रही है, कोई हमने नई मोटरवे बनवा दी है, ठीक है, जिससे वो कम्युनिकेट करें, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं, ठीक है। अमूमन ये ऊपर जाके होती है वो लोग जिनको अंदर रूबेला वायरस जो है ना वो इन्फेक्शन होता है ना, ठीक है, जिसे हम जर्मन मीजल भी कहते हैं, ठीक, उसके अंदर वो कह रहा है कि मोस्टली हमारे पास कॉन्जेनिटल रूबेला इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास ये होगा। इसके अंदर मशीनरी लाइक मरमर जो है ना, जिस तरह मशीन के अंदर होते हैं ना मरमर, ठीक है, वो आपको फील होते हैं। फिर कोऑप्टेशन ऑफ अयोटा जिसके अंदर नैरोइंग ऑफ अयोटा हो जाएगी उसे कोऑप्टेशन कहेंगे। फिर इन्फेंटाइल टाइप कुछ आ जाती है इसके अंदर, और वेलवुलर हार्ट डिजीज़ के अंदर अब नेक्स्ट बात वो कर रहा है, मतलब दिल के वाल का मसला है ना, ठीक है। ये आपका दिल है, ये आपका राइट साइड है, ठीक है, यहाँ पे आपका एट्रियम है, वेंट्रिकल, यहाँ पे ट्राइकस बीट है, ये बाइकस बीट है, यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व है, यहाँ पे अयोटिक वाल्व। अब इन वाल्व्स के अंदर कुछ ना कुछ मसला है, ठीक है। या तो अयोटिक वाल की जो है ना वो स्टीनोसिस तंग हो गया, या अयोटिक इंसफिशियंसी हो गई है, या माइट्रल वाल की स्टीनोसिस, या फिर हमारे पास इसकी इंसफिशियंसी हो गई है। तो वो कह रहा है कि ये सारी अबनॉर्मलिटी करती है, इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है एंजाइना हो सकता है। अब थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ, वाल ख़राब है तो दिल ने आगे क्या खून पे जाना है, एंजाइना हो जाएगा, ठीक है। साथ में वो कह रहा है हमारे पास सिनकपी हो जाएगी, क्रोनिक हार्ट फेलियर हो जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना वो मरमर से आना शुरू हो जाएगी और इस तरह की बातें। अयोटिक रिगर्जिटेशन का उसने एक आगे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट। रिगर्जिटेशन में वो कह रहा है कि हमारे पास रेट्रोग्रेड ब्लड फ्लो इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब अयोटिक रिगर्जिटेशन, दिल ने पंप किया ब्लड इसके ऊपर, उसके बाद क्या था ये वाल्व बंद हो जाते थे, लेकिन क्या होगा वो इतना प्रेशर यहाँ पे था कि उसी ने दोबारा जो है ना इसको ब्लड को वापस ले आए, तो इसे हम अयोटिक रिगर्जिटेशन कहेंगे। वो लोग जिनको हाइपरटेंशन होती है, अयोटिक डाइसेक्शन, अयोटा हद से ज़्यादा फूला हुआ हो जिनका, या फिर क्रोनिक रोमैटिक फीवर के पेशेंट, ये टकेयासु आर्टराइटिस के पेशेंट हैं, उनके अंदर होते हैं। फिर वो कह रहा है माइट्रल स्टीनोसिस, ये जो माइट्रल वाल्व है ना, बाइकस्पिड वाल्व, ये तंग हो सकता है, तो इसके अंदर बेसिकली नैरोइंग हो जाती है। वो भी है कि जिनको लोगों को रोमैटिक हार्ट फीवर होता है तो उसके अंदर भी बेसिकली देखा गया है, ठीक है, या फिर उसको
माइट्रल एंड कैल्सिफिकेशन अगर इस हार्ट वाल की होगी, इसके अंदर डिस्नी और पल्मोनरी एडीमा, वो आपको कंडीशन मिल जाती है। फिर हो सक कभी कभार वो कहते हैं माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स भी हो जाता है, यहाँ से ये अपनी जगह से उखड़ जाता है, मैक्सोडीमस डीजनरेशन ऑफ माइट्रल वाल्व हो सकता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है, रूमेटिक फीवर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, बस हम चैप्टर को एंड करने लगे हैं, तो होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया। रूमेटिक फीवर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा जोर देते हैं, ठीक है। रूमेटिक फीवर के बारे में इसके अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है ये। रोमैटिक है तो बेसिकली ये क्या है, सिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, जो कि हमारे पास जिन लोगों को गले का इन्फेक्शन होता है, मतलब फेरेंजाइटिस का इन्फेक्शन हुआ और उसने दिल के ऊपर जाकर अटैक कर दिया, ठीक है। अब फेरेंजाइटिस अगर आपने ईएनटी में पढ़ा हो तो हमारे पास ग्रुप बी का जो है ना वो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकाई, हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो है ना, ठीक है, हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, इसके इन्फेक्शन की वजह से गला खराब हुआ और इसी जो इसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई उसने दिल के ऊपर अटैक कर दिया, इससे कहेंगे हमारे। अब इसके अंदर होता है क्या, टाइप 2 जो है ना वो हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बेसिकली होगा, और साथ में कह रहा है ये साथ टाइप 2 भी है और साथ में टाइप 4 भी कभी कभार साथ हो जाता है। और मोस्टली ये जो बच्चे होते हैं ना, रोमैटिक मतलब रोता है, रू रू रू, तो रोती है या रोता है तो मतलब बच्चा है इसमें अंदर, कोई 5 से 15 साल का अगर सिनेरियो आ जाए, उसको गला खराब है, ठीक है, और फिर उसको ये सारे के सारे रूमेटिक हार्ट फीवर होगा। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, इसके लिए वो कह रहे हैं हमारे पास एक जोन्स क्राइटेरिया होता है, JONES, जुनेर से याद कर लो, जोन्स, जोनिसिन भी होता है ना एक जोन्स क्राइटेरिया में क्या है बेसिकली, वो कह रहे हैं इसके अंदर हमने जॉइंट और कोई ना साइंटिस्ट था, यूँ कह लें कि उसने जो है ना वो जोन्स था, उसने बेसिकली होता क्या इसके अंदर कार्डाइटिस हो गया, मतलब दिल की इन्फ्लामेशन, फिर जॉइंट्स की जो है ना वो जिसके अंदर हम कहते हैं कि आर्थराइटिस हो गया, ठीक है, फिर एरिथीमा मार्जिनेटम और सबकुटेनियस नोड्यूल और हमारे पास कोरिया वगैरह, इस तरह की जो है ना वो कंडीशन हमारे पास होती है, ठीक है। पोलीआर्थराइटिस, कार्डाइटिस, नोड्यूल, स्किन रैश जिसे एरिथीमा मार्जिनेटम कहते हैं, साथ में वो कह रहा है कोरिया होगा, फीवर होगा, थ्रेल्जिया होगा, और हमारे पास कुछ एलिवेटेड एक्यूट फेज रिएक्टेंट आपको इसके अंदर दिख जाएंगे। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं ना, यहाँ मुझे एक बड़ी अच्छी डायग्राम मिली थी, हाँ ये वाली देखो, ठीक है, यहाँ पे कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, एरिथीमा मार्जिनेटम और हमारे पास कोरिया हो जाएगा। फिर वो कह रहा है फीवर, रेज्ड ESR होगा, एथरेल्जिया होगा, जॉइंट्स के ऊपर उसने निशान लगाया हुआ है, फिर प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल और प्रोरोमैटिक प्रीवियस कोई इसको फीवर वगैरह हुआ होता है उसमें। कोरिया में हमें लफ्ज़ लिखे, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि अब नॉर्मल जो है ना वो जॉइंट्स की मूवमेंट हो गया, ठीक है, मूवमेंट डिसऑर्डर उसको बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे पास आपको रूमेटिक फीवर के बारे में पता होना चाहिए। अब इसके अंदर जो है ना वो पूछते जो है ना मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया के अंदर, तो ठीक है, तो मेजर के अंदर आपने यही लिख देना है कि पोलीआर्थराइटिस, कार्डाइटिस, ठीक है, एक तो आर्थराइटिस लिख देना, साथ में कार्डाइटिस लिख देना, साथ में आपने नोड्यूल्स लगा देने, साथ में स्किन रैश और हमारे पास कोरिया, ये 5 तो पक्के आपने लिखने हैं। ये बंदा है ना, ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होगा, एक दिल के ऊपर लगा देना, फिर आर्थराइटिस, कार्डाइटिस, आर्थराइटिस जॉइंट के ऊपर, यहाँ पे फिर आपने नोड्यूल के ऊपर लगा देना है, फिर आपने स्किन रैश जिसे हम आर्थरीमिया मार्जिनेटम कहते हैं और इसकी वो मूवमेंट जो है ना वो इनवॉलंटरी कर देनी है, जिसे हम कोरिया कहते हैं। ये तो मेजर क्राइटेरिया। माइनर में आपने कहा देना रूमेटिक फीवर है तो इसको फीवर साथ होगा, एथरेल्जिया होगा, जॉइंट पेन होगी और साथ में कुछ एलिवेटेड रिएक्टेंट वगैरह आप होगा, ये इतना बता दोगे तो मोर देन इनफ होगी, ठीक है। फिर उसने क्या कि हाँ, मायोकार्डाइटिस के अंदर हमारे पास जो है ना वो कह रहा है एस्ट्रॉफ बॉडीज जो है ना वो आपको दिख जाएंगी। अब एस्ट्रॉफ बॉडी जो है ना एफ आ रहा है, तो मतलब रूमेटिक फीवर में भी एफ आ रहा है, तो एस्ट्रॉफ बॉडी जहाँ पर आपको नजर आता है आपको रूमेटिक फीवर आएगी, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको मिल जाती है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हो जाती है, वो कह रहा है यहाँ पे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस उसको दिख जाएगी, और कैटरपिलर सेल जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कैटर पिलर सेल आपको दिख जाएंगे। फिर वो कह रहा है कि कैरिकॉम्स मरमर जो है ना वो आपको, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं, बस ये क्लिनिकल डायग्नोस्टिक माइंड आपको पता होना चाहिए, इनको मोर नहीं, मैंने इतने ही याद किए थे बस, ठीक है। और बाकी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है ना,
इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास बेसिकली एक माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। होता क्या है, कार्डिक वाल जो है ना वो बेसिकली इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर हमारे पास वेजिटेशन दिख जाती है ऑन दी वाल जो आपके कार्डिक के वाल्व है ना, ठीक है, इसके ऊपर जब भी आपको वेजिटेशन का लफज नज़र आ जाए ना, जिसका पक्का पता है एस चॉफ बॉडी का था, वो रूमेटिक फीवर के लिए था। वेजिटेशन ऑन दी हार्ट वाल और लीफलेट, तो उसके लिए हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आ जाएगा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास थ्रोम्बोटिक डेब्रेस होता है, ऑर्गेनिज्म होगी, बाकी रिस्क फैक्टर ने कह रहा है कि रूमेटिक हार्ट डिजीज होगी, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो जाएगा, एओर्टिक स्टेनोसिस होगी, आर्टिफिशियल वाल्व जो है ना वहाँ पे वो कह रहा है कि बाकी एचआईवी का जिनको इन्फेक्शन होता है उसके अंदर, मतलब आपकी इम्यूनिटी लो है तो आपको एंडोकार्डाइटिस हो जाएगा, बेसिकली यही है। मोस्टली जिनको हमने अभी पीछे पढ़ी है रूमेटिक हार्ट डिजीज, उन्हीं के अंदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी हो जाता है। होता क्या है कि कार्डिक वाल की वेजिटेशन। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं, आपने पढ़ा होगा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन में एक विरीडेंस, तो मैंने याद से वी आता है ना, तो वी के ऊपर दिल बना दो, तो मतलब दिल का मसला है, तो स्ट्रेप्टोकोकस विरीडेंस जहाँ भी ना नजर आ जाए ना, ये दिल का इन्फेक्शन करवाता है। साथ में कुछ स्टेफ ओरियस भी करवा देगा, और स्टेप एपिडर्मिडस भी जो है ना वो हमारे पास करवा देगा, ये सारे के सारे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जिसके अंदर हमारे पास कार्डियो बैक्टीरियम हो गया, एक्टिनो बैक्टीरियम हो गया, हीमोफिलस हो गया, वो सारे के सारे होते हैं। अब साइड क्या क्या है इसकी, मोस्टली कहाँ कहाँ पे अटैक करते हैं, एक माइट्रल पे, अयोटिक के ऊपर, वो हमारे पास यहाँ पे जो होता है ना वो ट्राइकस्पिड वाल्व, ये मोस्टली जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना वो हमारे पास माइट्रल वाल्व ये वाला इन्वॉल्व होगा, ठीक है, इसके ऊपर वेजिटेशन हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास टाइप ऑफ एंडोकार्डाइटिस की वो दो टाइप्स बता रहे हैं, एक हमारे पास होती है एक्यूट, एक हमारे पास होगी सब एक्यूट। एक्यूट के अंदर जो है ना जब भी होगा तो वो स्टेफ ओरियस आपको नजर आएगा, और सब एक्यूट के अंदर जो वगैरह स्टेप्टोकोकस विरिडेंस जो है ना वो आपको मोस्टली मिल जाता है। बाकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आपने बुखार करवा देना, सर्दी लगवा देनी है, चिल्स होंगी, और साथ में उसका वेट लॉस करवा देना है, तो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। साथ में वो कह रहा है यहाँ पे जो उसकी आंखें हैं ना वहाँ पे आपको रुथ स्पॉट्स जो है ना वो मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब रेटिनल हेमरेजेस जो है ना वहाँ पे कुछ मिल जाएंगे, और साथ में गुर्दे के ऊपर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी ये करवा देता है। सर जाहिर बात है, जहाँ जहाँ सेंसिटिव एरिया, आँख है, गुर्दा आपका सेंसिटिव है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन करवा देगा। बाकी सेप्टिक एम्बुलाई हो सकते हैं, इसके मायोकार्डियल एब्सेस हो सकती है, बाकी क्रोनिक हार्ट फेलियर में यही बातें, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक पॉइंट के अंदर वो कह रहा है हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव ब्लड कल्चर आप देखेंगे, ठीक है, पॉजिटिव ब्लड कल्चर देखेंगे, साथ में कह रहे हैं कि हमारे पास इकोग्राफिक फाइंडिंग देखेंगे, और कोई न्यू वाल्वुलर रिगर्जिटेशन देखेंगे। बाकी हमारे पास कह रहे हैं कि वेजिटेशन में कुछ नॉन बैक्टीरियल वेजिटेशन भी दिल के अंदर हो जाती है, इसको मारेंटिक एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। वजह क्या है, नॉन बैक्टीरियल में कोई भी प्लेटलेट, फिब्रिन, इसकी वजह से, या फिर कोई भी अदर ब्लड कंपोनेंट जो कि हमारे पास लीव ऑफ द कार्डिक वाल के ऊपर होती है, वो जाके वहाँ पे दिल का मसला कर। अच्छा, एक हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर है लाइवा से मैंने याद किया होता है, लिबमैन सैक डिजीज, लिबमैन सैक्स डिजीज। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो हमारे ऑटो आपने देखा होंगे इम्यूनिटी के पेशेंट थे, एस एल सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, उन पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन एंडोकार्डाइटिस जो है ना उसे हम कहेंगे लिबमैन सैक डिजीज। आपने कहा लाइबा नामी लड़की थी, उसको एसएलई हुआ, और उसके अंदर जो दिल की बीमारी एंडोकार्डाइटिस हुई, उसको हम कहेंगे लिबमैन सैक डिजीज। ये बात आपने लाजमी लिखनी होती है। क्लिनिकल साइन में अगर एसएलई आ गया तो लिबमैन होगा, ठीक है। होता क्या है, इसके अंदर माइट्रल और जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, ठीक है, ये ट्राइकस्पिड और ये माइट्रल वाल्व, ये बेसिकली इसकी हमारे पास क्या होगी, जो है ना एसएलई साथ होगा, साथ में इसकी आपको वेल्वुलाइटिस इन्फ्लामेशन आपको इन्वॉल्व की जो है ना वो दिख जाएगी। बस इतनी बात बता दो कि साथ में क्या रखे, अयोटिक जो है ना वालिस की रिगर्जिटेशन हो जाएगी, और हमारे पास कुछ माइट्रल वो रिगर्जिटेशन हो जाएगी, और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज हो जाएंगी, और वेजिटेशन आपको वही दिख जाएगी। अच्छा, कार्डिक मायोपैथीज के अंदर कुछ हमारे बातें आई हैं, कार्डिक मायोपैथीज की बातें वो हम देख लेती हैं यहाँ पे। कार्डिक मायोपैथीज, तो इसके अंदर वो कह रहा है हमारे पास ग्रुप ऑफ हार्ट डिजीज फ्रॉम द प्राइमरी एबनॉर्मलिटी ऑफ मायोकार्डियम, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो बहुत से ग्रुप ऑफ हार्ट डिजीज है जो मिल के एक डिजीज करवा देते हैं। इसके अंदर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, हाइपरट्रोफिक होती है, या रिस्ट्रिक्टिव होती है। तीन टाइप्स होती है हमारे पास, एक हमारे पास होती है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, नंबर सेकंड पे हमारे पास हाइपरट्रोपिक होगी, ठीक है, और नंबर थर्ड पे हमारे पास क्या होगी, रिस्ट्रिक्टिव जो है ना वो हमारे पास कार्डिक मायोपैथी होगी। तो ये तीन टाइप्स आपको दिखने को मिल जाएंगी।
डायलेटेड में हमारे पास इसको हम कहते हैं कंजेस्टिव कार्डियोमायोपैथी, और ये मोस्ट कॉमन है, और प्रोग्रेसिव डायलिटेशन और कंट्रैक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाती है इसके अंदर बेसिकली। जेनेटिक भी होती है, मायोकार्डाइटिस इसके अंदर हो जाता है, अल्कोहल जो लेते हैं जिनको विटामिन B12 थायमीन की डेफिशिएंसी उसके अंदर डायलेटेड मायोपैथी होती है। बाकी हाइपरट्रॉफिक के अंदर क्या है जो कि डायस्टोलिक डिस्फंक्शन हो जाता है, और मायोकार्डियम इंटरमिटेंट वेंट्रिकुलर जो है ना वो ब्लड फ्लो के अंदर अगर उसको कोई ना वाल्व के अंदर मसला है तो उसके अंदर उसको कोई हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी मतलब उसकी प्रेशर बहुत ज़्यादा आउटफ्लो के अंदर कुछ मसला है या अंदर आने जाने में कुछ ना कुछ मसला है। फिर रिस्ट्रिक्टिव में हमारे पास जो है ना डायस्टोल के अंदर जो है ना वो इम्पेयरमेंट आ जाती है, तो इसे हम कहेंगे डायस्टोलिक डिस्फंक्शन इसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव के अंदर होती है। बाकी मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बस ऑलमोस्ट हमारा थोड़ा सा रह गया कार्डिक का, होपफुली कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास मायोकार्डाइटिस और हमारे पास क्या होता है पेरिकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस में बेसिकली क्या है, जो मायोकार्डियम है ना, ठीक है, दिल की वाल, ठीक है, उसकी जो है ना हमारे पास इन्फ्लामेशन जो मस्कुलर लेयर जिसके अंदर कार्डियक मसल होती हैं तो मायोकार्डियम की जो है ना वो अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, इसे हम कह देंगे मायोकार्डाइटिस। इसके अंदर बेसिकली क्या क्या हो सकता है, वायरस जिसके अंदर कॉक्सिकाई वायरस जो है ना, कॉक्सिकाई वायरस ये मोस्टली हमारे, या फिर कोई बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई भी प्रोटोजोआ हो सकता है जिसके चगास डिजीज में ट्रैपसोनोमा चगास। बाकी वो कह रहे हैं इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी में पोस्ट वायरल जिसको रिमेटिक फीवर है, ठीक है, या एसएलई का जो पेशेंट है, या कोई ड्रग्स ऐसी ले रहा है, या फिर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो चुकी है जो उसके अंदर बेसिकली मायोकार्डाइटिस आपको दिख जाते हैं। पेशेंट प्रेजेंट किसी फीवर होगा, चिल्स होंगे, चेस्ट पेन होगा, सी की एमबी जो है ना उसका हाई होगा, ठीक है, मायोकार्डाइटिस के अंदर। बाकी वो कह रहे हैं कि ट्रोपोनिन आईओटी जो है ना वो भी आपको हाई ही मिलेंगे, ठीक है। मार्फोलॉजी में लिम्फोसिटिक हो सकता है, हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, ये जॉइंट सेल मायोकार्डाइटिस। अच्छा, अगर कोई मायोकार्डाइटिस की टाइप पूछ लेना वो 3 होती हैं। एक हमारे पास होता है लिम्फोसिटिक मायोकार्डाइटिस, एक हमारे पास होगी हाइपर सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव मायोकार्डाइटिस, और एक हमारे पास होता है जॉइंट सेल मायोकार्डाइटिस, ठीक है जी। इसके मतलब लिम्फोसाइट का सारा फर्क है। अच्छा, अगर कोई पेरिकार्डाइटिस के बारे में पूछ ले तो ये बेसिकली है इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम, ये जो दिल की लेयर है ना, ठीक है, जिसके अंदर दिल पैक हुआ जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं ना, ठीक है, पेरिकार्डियम। तो इसकी जो है ना अगर इन्फ्लामेशन से पेरिकार्डाइटिस होगा। अब इसके अंदर वो कह रहा है कि आपको दो तरह की जो है ना पेरिकार्डाइटिस मिल जाएगी। एक हमारे पास होती है सीरियस पेरिकार्डाइटिस, और नंबर सेकंड में हमारे पास होती है फिब्रिनस हो गया, ठीक है। मतलब तीन नहीं, 3 नहीं होते, 5 होते हैं। नंबर 1 पे आपको मिलेगा सीरियस पेरिकार्डाइटिस, नंबर सेकंड पे आपको मिल जाएगा फिब्रिनस या सीरो फिब्रिनस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। नंबर थर्ड पे आपको मिल जाएगा पुरुलेंट, मतलब पस वाले, ठीक है, सुपरेटिव या पुरुलेंट पेरिकार्डाइटिस। नंबर 4 पे आपको हेमोरेजिक मिल जाएंगे, ठीक है, हेमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस। और नंबर 5 पे आपको मिल जाएंगे कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो ये हमारे पास है। इसके अंदर बेसिकली सीरियस में क्या होगा आपके पास, जो आपको प्रोटीन रिच एक्सुडेट अगर मिल जाए तो वो सीरियस होता है, ठीक है। इसके अंदर वही कह रहा है कि एसएलई का होगा, स्कार्डोमा या ट्यूमर वगैरह, यूरीमिया वगैरह का होगा। फिब्रिनस के अंदर वो कह रहा है कि मोस्ट कॉमन का इसमें फिब्रिन रिच जो अगर आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर हमारे पास था क्या चीज़, जो प्रोटीन थी ना, प्रोटीन रिच एक्सुडेट। यहाँ पे आपको अगर प्रोटीन रिच एक्सुडेट मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको फिब्रिन रिच एक्सुडेट मिल जाएगा। प्रूलेंट में आपको पास जो है ना वो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्लाउडी प्रूलेंट इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट मिल जाएगा। हेमोरेजिक के अंदर वगैरह पे ब्लडी इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट मिल जाएगा, ब्लड ब्लड अगर आएगा हेमोरेजिक होगा। बाकी कंस्ट्रक्टिव में कह रहा है कि इसके अंदर हमारे पास हार्ट इज इनकेज इन रिजिड पेरिकार्डियम, उसका जो पेरिकार्डियम बिल्कुल हमें वट्टे की तरह स्टोन की तरह सख्त हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, ट्यूमर ऑफ द हार्ट, बस इसके बाद हमारा इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। बहुत थक गया। ट्यूमर ऑफ हार्ट डिजीज़, मैंने यार इतना ही किया था, तो मैं आपको बाकी जिसने ज़्यादा पढ़ना वो बुक से पढ़ लेना, ठीक है। ट्यूमर ऑफ हार्ट डिजीज़ में वो कह रहे हैं कि ये मेटास्टेटिक ट्यूमर होती हैं, बेसिकली प्राइमरी होते हैं, ठीक है। ट्यूमर ऑफ दी हार्ट जो है ना वो रेयर होती हैं, और कुछ कह रहे हैं बेनाइन होती हैं, और कुछ हमारे पास। अच्छा, इसके जो टाइप्स बताई हुई, एक हमारे पास होता है मिक्सोमा हो गया, मिक्सोमा। एक होता है हमारे पास फाइब्रोमा, ठीक है। फिर हमारे पास होता है लाइपोमास,
ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं पेपिलरी फाइब्रो एस्टेलजोमा, ठीक है, पेपिलरी वाला, ठीक है, पेपिलरी फाइब्रो एसेल्टोमास। फिर रेहिब्डोमास हो जाएंगे, रेहिब्डोमास हो जाएंगे, और लास्ट में एंजियोसार्कोमास हो जाते हैं, एंजियोसार्कोमा, ठीक है। मतलब मिक्सोमा, फाइब्रोमा, एम एफ एल, फिर आर ए रा, ठीक है, एम एफ एल आर, ठीक। अब रेहिब्डोमा में क्या होता है बेसिकली, ये मोस्ट कॉमन टाइप जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास रेहिब्डोमा होता है। रेहिब्डोमा किधर है, ये वाला आर वाला मतलब रोता है ना, तो रेहिब्डोमा जो है ना वो हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है। और ये टीबी के साथ जो है ना वो बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस सिक्लियोसिस के अंदर होते हैं। इसके अंदर आपको स्पाइडर शेप जो है ना वो कह रहा है बेसिकली सेल मिलते हैं, स्पाइडर शेप, जितना मकड़ी होती है ना वैसे ही आपको मिल जाती है। मिक्सोमा कह रहा है कि हमारे पास ये रेहिब्डोमा जो है ना ये अगर बच्चों का आ जाए ना, ठीक है, तो चाइल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन है। जबकि मिक्सोमा जो है ना ये बेसिकली अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन है। ये मैंने एमसीक्यू प्रॉपर देखे हुए हैं। बच्चा रोता है ना, री 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 करता है, तो रेहिब्डोमा बच्चों में, अडल्ट में हमारे पास मिक्सोमा होगा, ठीक है। और ये हमारे पास एक सिंगल ही होगा मिक्सोमा, दिल के ऊपर यूं कह रहे हैं कि ट्यूमर सा बना हुआ है। और इसके अंदर डोमिनेटिव कंडीशन होती है, मल्टीपल कार्डिक मायो मिक्सोमा हो गया, फिर वो कह रहा है कि एक्सोक्राइन ओवर एक्टिविटी। फिर कुछ मेटास्टेटिक ट्यूमर्स होती हैं जो कि आगे वो कह रहा है कि मेटास्टेटिक लंग्स के अंदर कर सकता है, दिल का ट्यूमर ब्रेस्ट के अंदर कर सकता है, फीमेल के अंदर होती है। कुछ कह रहा है कि हमारे पास मिसलेनियस कंडीशन जिसके कार्सिनाइड डिजीजेज आ जाती है, हेपेटिक मेटास्टेसिस में, मतलब एब्सेंस ऑफ हेपेटिक मेटास्टेसिस, और राइट टू लेफ्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है आर्टिफिशियल वाल्व की, ठीक है। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना मैंने दिल का वाल्व तब्दील करवाया, उसकी कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी अगर कोई कभी पूछ ले तो खुद भी लिख लो कि यार इतना मुश्किल नहीं है। कह रहे हैं ना कि वो ना सीरियस कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे 10 सालों के बाद डिवेल्प हो जाती है। आर्टिफिशियल वाल्व जो है ना वो फॉल प्राइमरी टू मैकेनिकल प्रोसेसेस, ठीक है, जो कि हमारे पास कह रहे हैं कि नॉन फिजियोलॉजिकल बायोमटेरियल्स या फिर टिश्यू वाल से जो है ना हम बना देते हैं। दो तरह के हमारे पास होते हैं, या तो हम आर्टिफिशियल मटेरियल से या फिर हमारे टिश्यू से ही जो है ना हम बना दिया करते हैं। इसकी वजह से हो क्या सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, स्ट्रक्चरल डिटोरिएशन, हीमोलिटिक एनीमिया, या ग्रेनुलेशन टिश्यू वहाँ पे कुछ हुई। ज़ाहिर बात है जब आप फॉरेन चीज़ कोई लगाएंगे ना तो यहाँ पे या तो ग्रेनुलेशन हो जाएगी या फिर वो कह रहा है हीमोलाइसिस। मतलब जब आरबीसी यहाँ से गुजरनेंगे ना तो यहीं पे इससे टकरा के ना मैकेनिकल चीज़ से फट जाएंगे, तो हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है जिन्होंने आर्टिफिशियल लगा। या फिर थ्रोम्बो एम्बोलिक कम्प्लिकेशन, जब यहाँ पे थ्रोम्बस बनेगा वो इम्बोलस बन के दिमाग के अंदर जा सकता है कहीं भी, तो थ्रोम्बो एम्बोलिक कम्प्लिकेशन आपके पास हो सकती है, ठीक है। बाकी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, स्ट्रक्चरल डिटोरिएशन मतलब दिल का अपना स्ट्रक्चर जो ये, या फिर एटीएम का स्ट्रक्चर जो है ना वो तबाह हो सकता है, और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। जितना को मैंने किया था ना आपके साथ शेयर कर दिया, बाकी आपने साथ पास पेपर देखे थे, इंशाल्लाह इससे बाहर मुझे नहीं लगता कहीं हो। बहुत ही अगर आपकी किस्मत ख़राब हो तो शायद आ जाए, लेकिन अल्लाह करेगा कि इसी के अंदर से आपका लग जाएगा। रिक्वेस्ट इसकी बहुत अरसे से थी और बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैं इतना बिजी दरमियान में हो जाता हूँ यार, पता नहीं, और ख़ुद मैं दुनिया का लेजीएस्ट पर्सन हूँ इन दी वर्ल्ड, कि मतलब कोई काम करना हो तो बस मुझे ना एक ही काम के ऊपर फोकस रहता है, बाकी काम मुझे याद नहीं रहता कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर लोग वेट कर रहे होते हैं मेरा। रियली सॉरी फॉर दैट, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है वो अल्लाह करे कि उसको फ़ायदा हो जाए मेरी वजह से, कुछ नहीं ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही गया होगा। बाकी मैंने अभी पैथो के सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा फ्री होकर ना रिवाइज वीडियो बना लूँ। कम्युनिटी की मैंने बहुत ही घटिया वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले, जो कि मुझे खुद भी पसंद नहीं आई, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा इंटरेस्ट नहीं था और प्रेशर बहुत ज़्यादा था, फिर मैंने जल्दी में बना दी। लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ कि थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ। जनवरी का महीना थोड़ा सा बिजी है मेरा, और जनवरी फरवरी के मिड से इंशाल्लाह जो है ना वो मैं फोर्थ ईयर की रिवीजन आई की बहुत अच्छी बनी है, ईएनटी की भी काफ़ी हद तक गुजारा कर गई है, ठीक है। एयर की उसमें थोड़ी सी लैग करती हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी हम कवर कर लेंगे। बाकी मेरा प्लान है कि इसकी कम्युनिटी मेडिसिन को एक टॉप प्रायोरिटी, मतलब मेरे से अच्छा किसी ने कम्युनिटी ना बढ़ाई हो। मेरा ये है कि जिस तरह हमने माइक्रो की अभी तक मेरी वायरल वीडियो जा रही है ना, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि हम कम्युनिटी मेडिसिन की जो है बहुत ही अच्छी वीडियो बनाएं, ताकि आप लास्ट नाइट में पढ़े और आपका सारे का सारा कवर हो जाए, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे अपने भी एग्ज़ाम कुछ हैं, तो प्लान उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह सब मिल के करेंगे। और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कर लेना।
कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियो 1 आवर वाली बना लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, मैं खुद थक जाता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर। अभी ऑलमोस्ट क्या बना हुआ है, एक पूरा बच गया है जी। तो थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर। अभी मैं वो चैनल का ही देख रहा था, लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं, किसी ने जो है वो किए हुए हैं। चलें इंशाल्लाह देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।